Good morning, class. Welcome to the session. Good morning. Okay. Welcome to the session, guys. My name is CA Manisha Tejwani, and I will be taking your direct tax portion concerning the CS executive exam to be held in next year, probably. So, yes, we're gonna start with understanding this portion, but before that, थोड़ा बहुत मेरा introduction दे देते हैं. I've completed my CA in May 2019, and since then I'm into the education sector. Also, I hold a practical tax experience for almost 4 years dealing in direct tax, and direct tax is my subject for you guys. Okay. So जैसे जैसे sessions में आगे बढ़ते जाएंगे, I will keep on adding my introduction and what I actually do. Apart from this, आप लोगों का जो ये syllabus होने वाला है, portion जो है taxation subject का, it is all together. Let's first understand only the marks, क्योंकि इतना पढ़ेंगे उसके बाद मिलेगा क्या, marks मिलेंगे, right? So taxation का जो total portion होने वाला है, it will be divided into 2 marks. I'll just take a pause for 2 minutes, let the learners join in, and then we'll start. ओके, सो करते हैं स्टार्ट. ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम नहीं कहेंगे कि हार्डकोर प्रैक्टिकल है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी. अब इस थ्योरी को आप क्या करते हो, इसका इम्प्लीकेशन जो है इट इज प्रैक्टिकल. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ आपकी बुक्स तक रहने वाला है. इट हैज 100% प्रैक्टिकल कवरेज, राइट? हाय काजल, वेलकम टू द सेशन. सो जब भी हम टैक्सेशन की बात करते हैं, क्या जानते हैं आप टैक्स के बारे में? करते हैं मार्क्स वगैरह की बात, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. स्टार्टिंग के जो 1 2 3 सेशंस, मैक्सिमम 2 सेशंस 3 सेशंस तक हम विदाउट बुक्स पढ़ेंगे. मींस अंडरस्टैंडिंग, लेइंग अ ग्राउंड वर्क, सब्जेक्ट क्या है, ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो आज तक आपने नहीं सुने, ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो आप पहले सुनकर आए हो बट यहाँ पर उनका जो मतलब है वो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है. तो टैक्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज टैक्स? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पता है? हाँ, कर जिसको बोलते हैं, कर. ठीक है. सो यस, सो टैक्स को हिंदी में हमें पता है कर बोलते हैं. अब जो ये पोर्शन है आपके लिए डिवाइड हो जाएगा 2 पोर्शंस में, which will be direct tax and indirect tax. टिल नाउ ऑल्सो हमें नहीं पता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है. हम करेंगे उसके ऊपर भी बात, कंप्लीट अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ. थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, जीएसटी होता है मैम, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स होता है. उसके बियॉन्ड बात करेंगे कि कैसे कलेक्शन होता है उसका, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, एक्स वाई जेड सारी चीज. Now, taxation is a theory paper having a 100% practical application. 100 marks का पेपर रहने वाला है आपका ये, equally divided into 50 and 50. ठीक है. And bingo is this entire paper will be 100 marks MCQ पेपर. पता है आपको ये 100 मार्क्स का MCQ पेपर होने वाला है. 50% विल बी फॉर द डायरेक्ट टैक्स एंड 50% विल बी फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स. तो बहुत सिंपल सा था समझाना कि भाई आपका कितना पोर्शन किस सब्जेक्ट से आएगा. नाउ आई विल बी टेकिंग योर दिस पोर्शन, मीन 50% मार्क्स जो है आपके, 50 मार्क्स का पेपर है डायरेक्ट टैक्स का, वो पेपर मैं आपको करवाऊंगी. एंड अब स्टार्ट करते हैं
एक्चुअल बैकग्राउंड की आज क्या हो रहा है टैक्स से रिलेटेड, उसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे जाकर, विच इज द हिस्ट्री। कौन कौन जानता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में? डू यू नो व्हाट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज? लगान देखी है, ठीक है, क्या कलेक्ट होता था? लैंड पर टैक्स, ठीक है, लगान कलेक्ट होता था। तो एंशियंट टाइम से वी आर अवेयर कि टैक्स कलेक्ट होता आ रहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है विच हैज टेकन अ बर्थ इन द रिसेंट ईयर्स। काफी पुराने टाइम से ब्रिटिशर्स जब से इंडिया पे राज कर रहे हैं उससे भी पहले टैक्स का ओरिजिन हो चुका था। एंशियंट टाइम पे एम्परर्स भी अपनी प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते थे, राइट? और फिर उनको क्या रिटर्न में प्रोवाइड करवाते थे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते थे, बीइंग अ एम्परर। तो तब से टैक्स कलेक्ट होता आ रहा है। बट हम इतना रूलर्स वाले पीरियड पे नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर सब्जेक्ट। हम बात करते हैं टैक्स की। जब बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं इंडिया में कौन था जिसने ये तकलीफ लेकर आई हमारे लिए। बिकॉज मुझे बताओ हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल विल विलिंगली एंड हैप्पीली पे टैक्स? कोई टैक्स पे करने में दिल से पे करता है टैक्स? नो वन, राइट? तो कौन था जिसने ये हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत इंडिया में लेकर आए? तो बात करते हैं, एक ब्रिटिशर थे जिस टाइम इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। इन 1860 इंडिया में पहली बार फर्स्ट बजट लेकर आए। अब क्या होता है बजट, करेंगे इसके ऊपर भी बात। हर एक चीज को हम बहुत बेसिक ग्राउंड वर्क पे जाके आज समझने वाले हैं। सो 1860 में फर्स्ट बजट पास किया हमारा। कोई आइडिया है किसी को किसने? James Wilson. He was the Britisher, a Scottish man. He passed the first budget in India in 1860. Means 1800 सेंचुरी में इंडिया का पहला बजट पास हो गया था। अब मैम बजट क्या होता है आप लोग बताएंगे मुझे? व्हाट इज बजट? व्हाट इज बजट? यस, इट इज बेसिकली एन एस्टिमेटेड, ठीक है, स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कि भाई हमारे खर्चे कौन कौन से होंगे एंड व्हाट विल बी द रिसिट्स इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो पहला बजट जो है, हर साल बजट आता है, हर साल बजट हमें पता है 1 फरवरी को हर साल कमिंग फाइनेंशियल ईयर का बजट आता है। तो फर्स्ट बजट हमारे लिए जेम्स विल्सन साहब लेकर आए थे। अब जब ये बजट लेकर आए उससे पहले बजट का रिगार्डिंग कोई चीज होती नहीं थी। जनरली टैक्स किया कलेक्ट किया जाता था जिसके ऊपर कोई मॉनेटरी मेजरमेंट्स भी नहीं थे। जितनी मर्जी है उतना एम्परर्स टैक्स कलेक्ट करते थे, जितनी मर्जी थी उतना ब्रिटिशर्स लैंडलेस लेबरर से टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। बट अब विथ द फर्स्ट बजट, जब फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस हुआ तो आपको लगता है कि टैक्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें चेंज हुई होंगी? बहुत सारी चीजें चेंज हुई। और जब कोई नई चीज आती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को अपोज करते हैं। जीएसटी के टाइम पे क्या हुआ था? क्या लोगों ने दिल खोलकर उस चीज को वेलकम किया था? बिल्कुल भी नहीं किया था। रीजन है कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। अगर हमारी लाइफ में भी कोई चीज एकदम से चेंज आता है तो वी आर नॉट रेडिली एक्सेप्टिंग इट। सेम चीज हुई थी जब ये 1860 में फर्स्ट बजट आया। इसको इतना अपोज किया गया कि उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। एंड ईयर ऑन ईयर बहुत साल बीत गए। फिर जाकर 1922 में, कितना टाइम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 62 इयर्स बाद उस बंदे का जो बजट था उसके ऊपर सालों साल विचार करके पहली बार इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया, फर्स्ट टाइम हमारा इनकम टैक्स एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1922 में।
पहली बार इनकम टैक्स लाया गया। मैम अब हम हिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत क्रिस्प वे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं वो आया कहाँ से है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट। और ये सब आपको कहीं भी बुक्स में नहीं दिया हुआ है कि आप जाके अपने बुक्स के पेजेस फ्लिप करोगे कि अच्छा ठीक है कब जेम्स विल्सन साहब ने फर्स्ट बजट लाया था। दिस इज नॉट इन बुक्स, जस्ट टू गिव यू व्हाट हिस्ट्री वाज, what is present and what will be future, to give you a complete clarity, because अभी आपके लिए सब्जेक्ट एकदम नया है। ठीक है, इनकम टैक्स आया इन 1922। बट आज मुझे बताओ, आज क्या ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे हैं इंडिया में? नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम वो 1922 वाला ही इनकम टैक्स पढ़ते रहेंगे, उनके टाइम वाला ही इनकम टैक्स पढ़ते रहेंगे? नहीं। तो क्या हुआ ना, जब ब्रिटिशर्स, हम इंडिया आजाद हुआ उसके कुछ सालों बाद 1961 में वापस से इनकम टैक्स को एक नया शेप, एक नया साइज, एक नया नेम दिया गया। सेम इनकम टैक्स एक्ट 1961, और यही एक्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वैसे ही हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961। ऐसे ही आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो आप पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के पोर्शन में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जब ये 1961 में हमारा इनकम टैक्स आया, इसके जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर इन 1962, इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर हमारे पास आए इनकम टैक्स रूल्स 1962। क्या है? इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो अब ये दो चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है और ये हमें पढ़नी है। तो ऐसा सुन के बहुत लोगों को लगता है कि मैम पढ़ना कब है, कौन सा ईयर चल रहा है, विच ईयर आर वी रनिंग ऑन? 2021 एंड 1961 में हमारा एक्ट आया हुआ है। फ्रॉम 1961 टू 2021, कितना पुराना, 60 साल पुराना एक्ट हम पढ़ रहे हैं। क्या ये एक्ट बूढ़ा नहीं हो गया होगा? बिल्कुल हो गया है। क्या उसके बाद आज तक चीजें चेंज नहीं हुई हैं? बिल्कुल चेंज हुई हैं। बट फिर भी मैम हम ये इतना पुराना एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? why are we reading so old act and specially related to tax? तो क्या 1961 में तो लोग इतना कमाते भी नहीं थे, तो टैक्स कम हुआ करता होगा। पर आज लोगों की अर्निंग्स ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी है मार्केट में, स्टिल टैक्स उतना ही कलेक्ट होता होगा क्या? नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है, सिंस एक्ट इतना पुराना है इसलिए हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं, और अमेंडमेंट्स लाने के लिए बजट लाया जाता है। बजट क्या होता है? एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है जो रिसिट्स एक्सपेंडिचर की बात करता है। उसमें अगर कुछ भी फिस्कल लॉज में चेंज करना होता है, फिस्कल मतलब टैक्स से रिलेटेड लॉज में चेंज करना होता है, तो वो अमेंडमेंट भी बजट के अंदर आ जाते हैं ना। बजट के ऊपर हम थोड़ा सा रुक कर बात करेंगे। बस आपको ये बताना था कि 1961 में जब अमेंडमेंट्स आए, 1961 में जब एक्ट आया ना, ओवर द ईयर हर साल बजट आता है, तो मैम क्या हर साल बजट में कुछ ना कुछ चेंज होता होगा टैक्स से रिलेटेड? बिल्कुल, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो फिर मैम क्या वो चेंजेस ओरिजिनल एक्ट में भी हो जाते होंगे क्या? बिल्कुल हो जाते हैं। जैसे जैसे अमेंडमेंट आता जाता है बजट के रूप में आता है, तो पहले वो फाइनेंस बिल होता है, देन जब उसको पार्लियामेंट अपनी मंजूरी दे देता है, ये सब हम पढ़ेंगे पर थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे। तो वो भी एक्ट बन जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट, और ऐसा हर साल चलता रहता है, एंडलेस चलता रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री। नाउ प्रेजेंट में अगर हम बात करें, द पार्ट इज अमेंडमेंट्स थ्रू द बजट। एंड अगर फ्यूचर की बात करें, शायद वो फ्यूचर इतना लेट आएगा कि आप लोग अपना CS एग्जीक्यूटिव क्या CS प्रोफेशनल कोर्स भी कर चुके होंगे। यू विल बी एक्चुअली अ प्रोफेशनल पर्सन वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स।
बट यहाँ पर फ्यूचर है आपका डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड जो आपका इनकम टैक्स है वो चेंज होके कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स कोड में। और जरूरत है क्या 1961 इतना पुराना लॉ क्यों हम लेके चल रहे हैं, स्पेशली उस एरिया में जो गवर्नमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि टैक्स से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, इनकम मिलती है। और वो चीज आज के टाइम में चेंज होना जरूरी है या नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत चांसेस हैं, लाइक आई थिंक 10 to 12 years लगेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड आने में, बट दिस इज प्रोबेबली द फ्यूचर। सो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है कि टैक्स कैसे हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट की मेजर रिसिट्स जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं, टैक्स से आती हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं हु कलेक्ट्स द टैक्स। हु कलेक्ट्स द टैक्स? Who collects the tax? The complete answer is okay, central, state, whatever. But in short, who collects it? Government. अच्छा, मोदी जी को एकदम से, वेरी गुड काजल, यस। सो गवर्नमेंट कलेक्ट्स द टैक्स। सो मोदी जी को किसने पावर दिया कि वो नेशनल टेलीविजन पे 8 बजे रात को आके लीगल टेंडर 500 and 1000 रुपीज नोट्स को बैन डिक्लेयर कर दे? बैन इन द सेंस कि दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ लीगल टेंडर। किसने करा? मोदी जी को पावर किसने दिया? हाउ कैन ही कम इन फ्रंट ऑफ द नेशनल टेलीविजन एंड से कि आज से ये जो पैसे हैं ये पैसे कहलाएंगे ही नहीं? डिमोनेटाइजेशन करने का पावर किसने दिया उनको? हु गेव द पावर? मींस कभी ऐसा सोच के लगता है कि यार गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है तो इनके ऊपर कौन बैठा है जो इनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए मंजूरी दे रहा है? जैसे हमको कौन है? वेरी गुड, constitution. So whatever power is given to the government to collect the tax is given by the constitution of India. चलो साहब, और टैक्स की जरूरत क्यों है गवर्नमेंट को? व्हाई डू गवर्नमेंट नीड टैक्स? कुछ बहुत इजी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आप पूरा लिंक कर पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। व्हाई डू गवर्नमेंट नीड टैक्स? गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत है। आज आप अपने घर से आते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट, वेरी गुड। सो डेवलपमेंट इज अ वन रीजन। डेवलपमेंट के लिए टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए, ठीक है। अब हम जब भी बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना, तो इतने सारे लोग इंडिया में जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं उनको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट सोर्सेज आल्सो ऑफ द गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत इसलिए है टू रन द कंट्री इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। पैसा होगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो इंडिया विल प्रोग्रेस, इंडिया विल प्रोग्रेस। तो इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स है, पॉवर्टी कम होगी, एजुकेशन सेक्टर बूस्ट होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ेगी, एंड जीडीपी राइज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। सो सारी चीजें मिक्स्ड हैं। तो अगर आपको एक कंट्री को डेवलप करना है तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। टैक्स इज द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। नाउ जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन देता है पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पावर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पोर्शन या कौन सा सेगमेंट पावर देता है?
The power is given by 7th schedule article 246 of the constitution of India. अब आप ये लोग पढ़कर आए, आर्टिकल 246 के अंदर 3 लिस्ट्स होती हैं. यस, सेंट्रल लिस्ट, यस सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट जो है आपका, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट. सो ये 3 लिस्ट होती हैं आपकी. अब इन 3 लिस्ट के अंदर ही रिस्पेक्टिव पावर्स की हम बात करते हैं. सो दीज 3 लिस्ट, द फर्स्ट अराइव फ्रॉम okay, the union list, the state list and the concurrent list, right. So अभी हमें पता है union list is basically, in the union list the laws are made by the center. So center makes or changes everything regarding the union list. Very evidentable, state list में state government does that, and in the concurrent list center together with the state makes the changes of whatever is the scenario या whatever is the need of discussion उस particular point पे center और state मिलकर decision लेती है. नाउ अब पावर बात कर रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने की, राइट. तो टैक्स को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया गया है, पार्शली इनटू यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो आपका जो यूनियन लिस्ट है ये बात करता है इनकम टैक्स की, ठीक है. यूनियन लिस्ट जो है ये बात करता है इनकम टैक्स की. मतलब मैम इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज को चेंज करने का, टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने का पावर किसके पास है? पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. इसके साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा कस्टम ड्यूटी, सुना है? Custom duty is a kind of tariff which is collected on the imports and exports of goods and services. साथ ही excise duty on manufacturing of goods. अब since the day GST has come into picture, एक्साइज ड्यूटी का एप्लीकेशन बहुत कम हो गया है. अब कुछ गिने चुने 3-4 गुड्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है. वो आप जीएसटी में पढ़ेंगे कि कब कब कहाँ कहाँ लगती है. एंड सेल्स टैक्स के बारे में सुना है? सेल्स टैक्स पुरानी कहानी थी, आज ये पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको पूरा का पूरा किसके अंदर ले जाया गया? जीएसटी के अंदर ले जाया गया. तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट है. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कस्टम ड्यूटी भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है, एक्साइज ड्यूटी भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है. मींस कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड, एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड जो पूरा डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार जो सेंटर में बैठी है, राइट. नाउ सेकंड इज हमारा स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी फैसले, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं वैट से रिलेटेड. वैट नाम सुना है कभी? वैल्यू एडेड टैक्स. चाहे वैल्यू एडेड टैक्स हो, चाहे एक्साइज हो ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर. एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर, इसका पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया. अब साहब एक्साइज गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे यूनियन के पास है, और लिकर क्या गुड्स नहीं होते? गुड्स होते हैं. बट उसका पावर स्टेट के पास क्यों दे दिया? ऐसा क्यों पार्शियलिटी? एक कमोडिटी लिकर का स्टेट के पास दे दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चाहिए पैसा, जिसमें तो इंडिया में कितने लोग आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, हाईएस्ट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन.
यस, वेरी वेरी गुड। हर स्टेट इस पर्टिकुलर कमोडिटी को चाहे मैन्युफैक्चर करे नहीं करे, करेगा तो एक्साइज ड्यूटी पे करेगा, नहीं करेगा तो एक्साइज ड्यूटी पे करेगा क्या, नहीं करेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा जो ड्राई स्टेट है गुजरात, बिहार इज ऑल्सो अ ड्राई स्टेट, राइट। सो ये दोनों स्टेट्स हैं, ये करते ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग, तो बोलते यार ना तो बनेगी ना ही बिकेगी। ठीक है, तो ना बनेगी ना बिकेगी मतलब यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी को हमने स्टेट के ऊपर डाल दिया। आपकी मर्जी है, आपके स्टेट में लिकर का मैन्युफैक्चरिंग हो देन यू हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी, इफ यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा एक और चीज है जो स्टेट लिस्ट में आती है, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बाइंग और सेलिंग पे लगती है। इससे रिलेटेड भी जो अधिकार दिया गया है वो हमने सब स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। समझा क्या यहाँ तक, कोई डाउट? एंड नाउ थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। ना कॉन्करेंट लिस्ट में ना कोई बात नहीं होती है टैक्स की, यहाँ पे सारे डिसीजन सेंट्रल और स्टेट मिलके करती है, टैक्स का कोई जिक्र ही नहीं होता है कॉन्करेंट लिस्ट में। ओनली एंड ओनली चेंजेस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजों की बात होती है, बट टैक्स का जिक्र ही नहीं होता। तो मैम टैक्स का जिक्र सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट में और सिर्फ स्टेट लिस्ट में होता है क्या? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल के टैक्स को कलेक्ट करती है। बट सिंस आई एम योर टीचर फॉर द पर्टिकुलर इनकम टैक्स पोर्शन, लेट मी टेल यू, अगर हम 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 की बात करते हैं तो हम सिर्फ इनकम टैक्स को बोलते हैं कि इनकम टैक्स। अब आपने देखा है जब भी कोई एक बुक होती है, हर बुक के आगे एक इंडेक्स होता है, हर इंडेक्स पे उस चैप्टर का स्टार्टिंग पेज होता है, उस चैप्टर का नाम होता है, उस चैप्टर का सीरियल नंबर होता है। तो मैम जैसा हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के आर्टिकल 246 की हमने बात कर ली, तो वहां पर इनकम टैक्स की कुछ ना कुछ नंबरिंग होगी, कुछ ना कुछ नेमिंग होगी। तो नेमिंग तो इनकम टैक्स हो गई है, नंबरिंग इज एंट्री नंबर 82। ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये एंट्री के ऊपर रिपीटेटिव एमसीक्यू इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से आ जाता है। सो एंट्री नंबर 82 gives the power to the government, especially to the central government, to collect the income tax as per the 7th schedule of article 246। अब माय क्वेश्चन इज, आप में से किसी को भी ये आइडिया नहीं आया कि मैम फिर जीएसटी का क्या होगा? जीएसटी भी तो एक टैक्स है, हमने यहाँ पर क्यों बात नहीं करी उसके बारे में? ऑल्सो वैट भी आज पिक्चर में नहीं है। जीएसटी कहाँ गया? टैक्स ही खत्म हो गया, यूनियन लिस्ट ही खत्म हो गई, स्टेट लिस्ट ही खत्म हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट में देयर इज नो टैक्स डिस्कशन। फिर अभी कहाँ गया ये? वेयर इज जीएसटी? क्या जीएसटी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता तो किसके पास जा रहा है फिर? सी, सिंस ये बिल्कुल एक नई चीज थी और हम लोग जो ऑलरेडी डिफाइंड एंट्रीज हैं उनको छेड़ना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल ऐड किया, 246A, that deals with the goods and service tax, राइट। सो एक नया ही आर्टिकल ले आए, वो पूरा का पूरा आर्टिकल होल एंड सोल डेडिकेटेड किसको था? होल एंड सोल डेडिकेटेड था जीएसटी को। इज इट क्लियर? सो अभी तक तो हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? अभी तक हम बात सिर्फ और सिर्फ पावर कहाँ से मिला उसकी बात कर रहे हैं। नॉट लेट अस अंडरस्टैंड पावर। पावर तो मिल गया टैक्स कलेक्ट करने का, और देश को चलाना है तो पावर की जरूरत है, और दूसरा चीज मनी की जरूरत है। देखो, आज अ पर्सन हु हैज अ सोशल स्टैंडिंग इन अ सोसाइटी, जिसकी थोड़ी बहुत अच्छी इनकम होती है, ठीक है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली पावर
आ जाता है। तो दीज आर द टू थिंग्स विच रन साइमल्टेनियसली। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर ऑटोमेटिकली होगा, और पावर है इसलिए पैसा भी आपके पास होगा ही होगा। तो देश को चलाने के लिए मोदी सरकार को पावर की जरूरत है, और दूसरा चाहिए मनी। राइट। चलो अब देखते हैं मनी कहाँ से गवर्नमेंट को मिलेगा। इतनी देर से बात कर रहे हैं मैम टैक्स 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 टैक्स। हाँ, टैक्स से तो मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत चीजें, जैसे से फॉर एग्जांपल आज हम अपनी बात कर लेते हैं, आप लोगों की बात कर लेते हैं। आपके खुद के कुछ पैसे होते हैं, जैसे सपोज पॉकेट मनी मिला, पॉकेट मनी से कुछ बच गया, घर पे रिलेटिव्स आए थे उन्होंने दे दिए, ठीक है, थोड़ी बहुत खुद की सेविंग्स होती है, ठीक है, सो दैट इज योर ओन फंड्स। अभी ओन फंड्स के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं कि आपको कहाँ से मिल रहा है। सेम वे गवर्नमेंट के कुछ ओन फंड्स हो सकते हैं क्या? सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज इट्स own funds, and what are the receipts in this own fund is the revenue from public sector undertakings। गवर्नमेंट की जो खुद की अंडरटेकिंग्स है, जैसे आईओसीएल का नाम सुना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेलवे इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रन होते हैं वहां से कुछ ना कुछ तो पैसा आ रहा होगा। चाहे आपको पता होगा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वो सारे ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, कुछ तो लॉसेस में है या तो फिर ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट किस लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड होके काम नहीं करती है, गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। सो सर्टेनली यहाँ पर जो ओन फंड्स जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थोड़ा बहुत जितना भी होगा बट होगा। राइट। अब आपके खुद के फंड्स के बाद सपोज आपको और एडिशनल पैसे की जरूरत है तो आप किसके पास जाएंगे? हुँ? आप हाँ, पिताजी हमारे, ठीक है, तो पिताजी के पास जाएंगे, मतलब पेरेंट्स के पास जाएंगे। राइट। तो गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है? हु आर द पेरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट? सिमिलर वे में गवर्नमेंट ऑल्सो हैज देयर पेरेंट्स। कौन है? वेरी गुड। गवर्नमेंट हैज द पेरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इज द पब्लिक। माई बाप कौन है? जनता। कर्ता धर्ता कौन है? जनता। ठीक है। तो पब्लिक से पैसा आएगा, अभी पब्लिक से भीख थोड़ी मांगेंगे, पब्लिक से टैक्स मांगेंगे, बाकी दोनों चीजें हैं तो सेम ही बट स्टिल नाम दे दिया उसको टैक्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, खुद के सोर्सेज हो गए, हमारे पेरेंट्स से पैसा ले लिया। अब लास्टली अगर पापा पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर किसके पास जाएंगे? यार तुम कैसे आरबीआई के पास जा सकती हो? एक बात बताओ, हाउ कैन यू गो टू आरबीआई, टेल मी। हाँ, अगर पापा पैसे नहीं, हाँ, फ्रेंड्स मतलब बोरोइंग्स, ठीक है, फ्रेंड्स के पास जाओगे और क्या करोगे? ए दे दे यार, ठीक है। सो इट्स लाइक कि पेरेंट्स हो गए, ओन फंड्स हो गए, तो लास्टली हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे। तो गवर्नमेंट करती है क्या ऐसा? गवर्नमेंट भी करती है साहब। गवर्नमेंट भी बोरो करती है इंटरनेशनल आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो जैसे हम है ना वैसे मोदी सरकार है। ऐसा नहीं है कि कुछ तोड़म फाड़ हो रहा है उधर, वहां पर भी सेम हमारे जैसा चल रहा है कि उनके भी खुद के कुछ रेवेन्यू सोर्सेज हैं, कुछ वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं और वो कुछ अपने फ्रेंड्स से लेते हैं, मतलब बोरो करते हैं। तो ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? हाँ, आरबीआई आया कि लो लो ये बिल्कुल, देखो ये रहा, लिख लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है, ये बोरो करते हैं हम आरबीआई से, ठीक है। चलो, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत क्यों, गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत देश को चलाने के लिए। देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर। किससे मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा, बॉर्नविटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो
कौन देगा पावर? कॉन्स्टिट्यूशन देगा. And secondly, it is money. And money is generated by these sources, own funds, parents, and we undertake the borrowing. तो अब आपको समझ में आया कि हाँ जी साहब, यहाँ से तो इतना समझ में आता है कि गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही है टैक्स के नाम पे, तो भाई लीगली कर रही है. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इलीगल एलिमेंट इन्वॉल्व है. हमारा खुद का भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही गवर्नमेंट को होल एंड सोल राइट देता है. और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स का राइट कहाँ से मिल रहा है? यूनियन लिस्ट से मिल रहा है, एंट्री नंबर 82 से मिल रहा है. इज इट क्लियर? चलो, अब थोड़ी सी बात करेंगे टैक्स में कितने तरह के टैक्स होते हैं. तो हमने देख लिया हिस्ट्री, हमने देख लिया टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ टैक्स. इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट, कुछ पूछना है क्या? Anything that is not clear, everything should be crystal clear, because अभी तो क्या है ना, हमने subject पढ़ना स्टार्ट ही किया है, ठीक है. तो we are laying the foundation for this particular subject. तो कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज रेज अ क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन. चलो, बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स की. सो टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. अब ये तो आप बताओगे मुझे कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. चलो, अरबी है. Direct tax is a tax which is directly paid by the, okay, I'm not coming to that word right now. So direct tax is a tax is paid by the person who is earning the money. मतलब जो कमा रहा है वही टैक्स दे रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. पर्सन who earns the income pays the tax. एग्जाम्पल हमारा बहुत सिंपल है यहाँ पर. इनकम टैक्स, जो आप मुझसे अगले 3 महीने 3.5 महीने तक पढ़ेंगे, हम सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर बात करेंगे. क्लियर है क्या बॉस? देखो, यहाँ पर इनकम टैक्स से पहले एक चीज हुआ करती थी, वेल्थ टैक्स. पर ये हुआ करती थी, अब हमारे लिए नहीं है. तो अब इन डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और एक ही चीज है अवेलेबल हमारे लिए, दैट इज इनकम टैक्स, और वही हमें पढ़नी है. जब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स देन? हम्म हम्म indirect tax is a tax which is not directly paid and burden of tax is shifted. राइट? यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. वेरी गुड काजल. जीएसटी. सो नाउ जीएसटी तो है और यहाँ पर बर्डन शिफ्ट हो जाता है. मैम ये नहीं समझ में आया, हाउ बर्डन इज शिफ्टेड? आपसे मिलता जुलता एग्जाम्पल ले लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आप क्लासेस कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग दी एग्जीक्यूटिव पोर्शन, बट मान लो आपका क्लासेस हो गए हैं एंड नाउ यू आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स. तो एग्जाम देने से पहले क्या करना पड़ता है? एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है. ठीक है. एग्जाम देने से पहले यू हैव टू
fill the exam form, then only you can do give the exams, right? तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो छुट्टी, अगले 6 महीने बाद देना। तो देखो यहाँ पर जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो कुछ एक फीस होती है जो आपको आईसीएसआई को देनी पड़ती है, ठीक है। सो अब उस फीस के अंदर मान लो फीस है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 4,000 रुपए आईसीएसआई हमसे फीस ले रहा है। मैम क्या बात कर रहे हो, इतनी थोड़ी होती है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, काल्पनिक बातें हैं सारी। 4,000 रुपए हमें फीस में देना है, मान के चलो, बहुत सिंपल मैं समझा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग ऑन एनी रेट्स एंड नथिंग लाइक दैट। सो दिस इज, मान लो इसमें जो 1,000 रुपीज है ना, वो आईसीएसआई आपसे टैक्स का कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि आईसीएसआई आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है ना, अपने इंस्टीट्यूट की सर्विस दे रहा है, बाय गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू गिव द एग्जाम। तो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, सेंटर्स अलॉट होंगे आपको, आप जाके वहां पर एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए 3,000 रुपीज जो है वो आपसे फीस की ले रहा है, और वो जो आपको सर्विस दे रहा है उस सर्विस पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो अब ये टैक्स क्या आईसीएसआई की इनकम है? क्या ये टैक्स आईसीएसआई की इनकम है? नहीं। तो आप तो ये पूरे के पूरे 4,000 रुपए किसको पे कर देंगे? आईसीएसआई को पे कर देंगे। नाउ द सीएस बॉडी हैज अ लाइबिलिटी, मतलब आपने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके पास? आईसीएसआई के पास। अब लाइबिलिटी किसकी हो गई? आईसीएसआई की। इज लायबल टू पे 1,000 टू दी गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है एकदम? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बर्डन शिफ्ट हो रहा है। आपने अपना बर्डन सीधा गवर्नमेंट को नहीं देने के बजाय आपने अपना बर्डन किस पे शिफ्ट किया? आईसीएसआई पे शिफ्ट किया। अब नाउ आईसीएसआई विल ले ऑफ दी बर्डन। ठीक, आपका ही बर्डन है बेटा, सर्विस आप ले रहे हो ना, आप सर्विस आप ले रहे हो। देखो समझो, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगता है? या तो गुड्स पे लगता है या तो सर्विस पे लगता है। अब आईसीएसआई जो आपको ये एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो ये एक तरह की सर्विस ही तो है, उनके लिए ये उनका बिजनेस है। समझ रहे हो? उनके लिए तो ये उनका एक प्रोफेशनल बॉडी है, बट दैट प्रोफेशनल बॉडी इज डूइंग व्हाट? प्रोफेशनल बॉडी इज डूइंग बिजनेस ओनली। और उनका इंटेंशन है कि उनकी बॉडी के मेंबर्स बढ़ते जाएं, और बढ़ेंगे कैसे? जब एग्जाम्स देंगे, और एग्जाम्स देंगे तो एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए सेंटर्स अलॉट करवाने पड़ेंगे, सेंटर्स अलॉट करवाने मतलब सर्विस दे रहे हैं आपको, और सर्विस दे रहे हैं तो पैसा तो लेंगे, ठीक है। तो पैसा लेंगे तो उसमें जीएसटी एलिमेंट तो आएगा, बिकॉज आपको सर्विसेज रेंडर करिए तो यू आर लायबल। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, वहां पे कभी बिल पे देखा है आपके जीएसटी एलिमेंट होता है, राइट? वो हम बात नहीं कर रहे हैं कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आपने थोड़ा बहुत इधर उधर से सुना होगा, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट वालों ने क्या किया है? हमें कोई गुड्स बेचे हैं क्या? कोई गुड्स नहीं बेचे हैं, हमें सर्विसेज दिए हैं, बट उस सर्विसेज के अंदर फूड भी है। तो वो आप जीएसटी में पढ़ेंगे, कब होता है ऐसा? जब सर्विस के साथ कमोडिटीज भी हैं, क्योंकि गुड्स हैं ही, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विसेज के पैसे देते हो, और सर्विसेज पे वो आपसे जीएसटी चार्ज करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम अपना बर्डन आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं। आप एक 10 रुपए की पेन भी खरीदेंगे ना, उसके अंदर भी जीएसटी एलिमेंट होता है, और आपको पता ही नहीं होता है आप पे कर रहे हो। तो आप जाके दुकानदार से भाव करते हो कि नहीं यार, इसमें टैक्स का पैसा तो नहीं दूंगा। भैया टैक्स का पैसा तो ऑलरेडी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होकर आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड इज, क्या लगता है कौन सा टैक्स, इज इट डायरेक्ट टैक्स और इज इट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इजी टू कलेक्ट? विच इज इजियर टू कलेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। हाउ? आसान होता जाता है तो, हाँ वेरी गुड, इनडायरेक्टली, बट यस यू आर करेक्ट।
बिकॉज इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सिंस हमें पता ही नहीं होता है कि ये हम पे कर रहे हैं, तो इट इज जनरेटिंग मोर रेवेन्यू to government and easier to collect, right? It is generating more revenue to the government and it is much easier to collect because the person who is paying tax itself is not aware about the that he is paying a tax. नाउ यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कलेक्ट बिकॉज डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट दिल पे लगता है, हमारे कहाँ लगता है, दिल पे, कि यार शिट पैसा आ गया है हाथ में, अब उस पैसे में से निकाल के यू हैव टू पे द टैक्स, तो ये एकदम दिल पे असर करता है. सो डायरेक्ट टैक्स generates less revenue and is difficult to collect also. डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें, देखो, इनकम टैक्स अब तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना सिंक्रोनाइज्ड होती जा रही है विद द चेंजिंग टाइम. ठीक है, आपकी सारी डिटेल्स आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है. आप लोगों को ये चीज पता है, इनकम टैक्स में आपका आधार और पैन लिंक हो गया है, ये चीज पता है. योर पैन कार्ड इज लिंक्ड विद द आधार, योर आधार इज लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट. तो आपके पैन के थ्रू आपके बैंक में क्या पैसा आ रहा है जा रहा है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है. तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, लोग क्या करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी इनकम जानबूझ करके कम दिखाते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू होता है. बहुत बार टैक्स की चोरी हो जाती है, सुना है, टैक्स चोरी कर देना, टैक्स पे नहीं करना, तो गवर्नमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है और साइमल्टेनियसली कलेक्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. नाउ हमारे लिए थर्ड पॉइंट है जो आता है, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है IDT is regressive in nature. Now I like to take a pause on these two words. What do we mean by progressive? What is progressive? Very good. As your income increases, your tax also increases. Now then what is regressive? What is regressive? देखो, चलो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं. मानो आप एक शॉपिंग मॉल में हो, ठीक है, जारा नाम सुना होगा ब्रांड का, राइट. एक आप जारा के आउटलेट पे हो, ठीक है, तो आप वहां पर विंडो शॉपिंग कर रहे हो. व्हाट इज विंडो शॉपिंग? हाँ, देख देख के चल जाएंगे, यस. तो ठीक है, हम ऐसे ही देख देख कर चले जाएंगे बिकॉज अभी ले तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो देख देख कर चल जाएंगे. बट वहां पे हर एक देखने के लिए नहीं आता है. मान के चलो वहां पर आपको कोई फिल्म स्टार मिल जाता है, ठीक है, तो अब से फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ जीन्स कॉस्टिंग 4,000 रुपीज 5,000 रुपीज आपको पसंद आ गई है, ठीक है. अगर आप बिल करवाओगे तो आपसे कितना रुपया लेगा, जितनी कॉस्ट है उतना ही रुपया लेंगे. एंड दैट सेलिब्रिटी अगर वो बिल करवाएगा तो उनसे कितना लेंगे, सेम ही लेंगे. तो भाई यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हम कम कमा रहे हैं. आपकी इनकम बढ़े या आपकी इनकम कम हो, टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो इनकम is not the relevant criteria for payment of tax. Income is not the relevant criteria for payment of tax. Means अभी आपका टैक्स कितना होगा डिपेंड होगा कि आपके गुड्स कितने हैं, आपकी सर्विसेज कितनी है, बट आपकी इनकम कितनी ज्यादा है, इनकम कितनी कम है,
उससे आईडीटी का कोई लेना देना नहीं है, बट इनकम जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा टैक्स है। वो कौन सा पार्ट है? दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो लेट मी रिपीट, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आज क्विकली। पहले हमने समझा कि ये जो दिक्कत है हमारी लाइफ में, ये टैक्स कहाँ से आई, ये मुसीबत, वो देखते देखते हम आ गए हमारा पावर और इनकम कहाँ से मिल रही है, मनी कहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिल रहा है, मनी कहाँ से मिल रहा है, टाइप ऑफ टैक्स कितने हैं। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बारे में बता दिया। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जिक्र ये मेरा आखिरी बार जिक्र था, बिकॉज इसके आगे आपको करण सर पढ़ाएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब हम होल एंड सोल के ऊपर बात करेंगे। हम होल एंड सोल डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हम एक बार देख लेते हैं। अब ये चीज हमारे लिए खत्म हो गई है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो, आपने आज तक कौन कौन से एक्ट्स पढ़े? नाम बताओ किसी भी एक्ट का। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, ठीक है, कंपनीज एक्ट आपने पढ़ लिया। तो जब भी आपने सेक्शन पढ़े हैं, हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या होता है? हम्म इनकम टैक्स एक्ट 1961, हर सेक्शन का जो फर्स्ट, हर एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो क्या होता है? अभी अपन को नहीं पता है सेक्शन क्या होता है, वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी जनरली आपको बता रही हूँ मैं कि जब भी इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं, अभी हमें ये भी नहीं पता कि एक्ट नहीं देखना है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, ठीक है। सेक्शन नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन short title, commencement, ठीक है। सो अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, काजल इज सेइंग एप्लीकेबिलिटी, यस एप्लीकेबिलिटी मींस कमेंसमेंट ओनली। सो शॉर्ट टाइटल इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट extends to whole of India, including इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंक्लूडिंग हमेशा से इंक्लूडिंग था, ठीक है, स्टार्टिंग से ही इंक्लूडिंग था, ऐसा नहीं था अभी बाद में चेंज आने की वजह से हमने इसको कंसिडर किया है। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज फ्रॉम स्टार्टिंग। इज इट क्लियर? एंड ये कमेंस कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1962। yes, please be very very careful with this particular year, because act came in 1961, but the commencement started from 1st April 1962. So always any act, it is the first section of the act will be short title, extent and commencement. So short title is Income Tax Act 1961. Extent is it extends to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. And third portion is it is starting from 1st of April 1962. Is it clear? चलो, नाउ एक और बात कर लेते, फिर हम आएंगे और बेसिक चीजों पे। सेक्शन नंबर 2 यूजुअली क्या होता है किसी भी एक्ट का? इट इज बेस्ड ऑन डेफिनेशंस, ठीक है। सो हम आएंगे डेफिनेशंस पे। वी विल कम बैक टू डेफिनेशन। बिफोर दैट, और आपको थोड़ा सा ग्रिल करने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि हम कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट की। तो एक्ट
स्टार्ट करते हैं। कुछ आप अब लिखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। कुछ बहुत सारी टर्म्स हैं। यस, काजल सेज डेफिनेशन, आई थिंक आई एम गेटिंग द कमेंट्स अ लिटिल लेटर। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। सो द फर्स्ट टर्म जिसके ऊपर हम बात करेंगे, व्हाट इज एक्ट? व्हाट इज एक्ट? Act include provisions. Then what is act? What to do? Acts says what to do. So see, act is any enactment passed by the, what is act? Act is any enactment passed by the law. अभी enactment क्या होता है? किसी भी तरह का कुछ प्रोविजन जिसको बोलते हैं, कोई रूल्स बोलना, रेगुलेशंस बोलना, लॉ जब उसे पास करता है तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। दैट इज एक्ट। इज इट क्लियर? एनी इनैक्टमेंट पास बाय द लॉ, एंड नाउ लॉ हियर इज पार्लियामेंट। ठीक है, और क्लैरिटी ले लो। एनी इनैक्टमेंट पास बाय द पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? नाउ हम बात कर रहे हैं एक्ट की। सेकंड इज रूल्स। हमने लिखा था 1961 में एक्ट आया, 1962 में रूल्स आए। जब भाई एक्ट ही आ गया था तो फिर एक साल बाद रूल्स क्यों ले गया? एक साल पहले दे देते यार, राइट? तो ये क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? एंड देन व्हाट इज रूल्स? अगर एक्ट लेकर आए तो फिर इतना क्या इंपॉर्टेंट था जो रूल्स लेकर आए? रूल्स के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं। सी बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप कॉपी मत करना। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा लॉ बोल रहा है कि भाई आपको इनकम टैक्स में भी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कलेक्ट करना है। क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से भी आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो ये तो हमें एक्ट ने बोल दिया, ठीक है। रूल्स बताएंगे साहब कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कलेक्ट करना है। सो बेसिकली रूल्स कंटेन क्लियर एंड crystal clear more detailed clarifications of the act। सो एक्ट में तो एक बात बोल दी गई कि ये चीज ऐसे होगी। अरे उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कौन बताएंगे? रूल्स बताएंगे। सो एक्ट कंटेन्स द इनैक्टमेंट्स एंड रूल्स कंटेन्स द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एक्ट। एक्ट को समझने के लिए रूल्स को समझना जरूरी है। सो रूल्स आर व्हाट? रूल्स आर बेसिक contains interpretations of the act। Rules are what? Rules are contains interpretations of the act। Act is done, rules is done। Third is sections। What are sections? देखो टर्म्स हमने ऐसा नहीं है सुने नहीं है, ये सारे टर्म्स हमने सुने हुए हैं, बट आज हम इन टर्म्स को डिफाइन करके पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। क्यों हो रही है? व्हाट आर सेक्शंस? अच्छा बताओ, बोलो तुम कुछ ऐसा अलग सा। टेल मी। यस काजल, टेल मी व्हाट आर सेक्शंस?
सो देखो, जब, क्या बात, बिल्कुल सही बात, क्या बात करी है। इट्स बेसिकली डिविजन ऑफ एक्ट, it is basically division of act in a systematic manner. Sections are what? It is a division of act in a proper systematic manner. Is it clear? Division of acts in a systematic manner. तो मैं आपको बता देती हूँ, डराने के लिए नहीं, बट इनकम टैक्स में टोटल सेक्शंस कितने हैं? देयर आर टोटल 298 सेक्शंस। आपको कितने पढ़ने हैं? हाँ, जस्ट अ सेकेंड। टू 98 सेक्शंस आर देयर। सो आपके लिए, आपको इतना परेशान नहीं होना है, आपके लिए कुछ 100 सेक्शंस हैं। एवरेज 100, 100, 110 हो सकते हैं, 99 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 आपके लिए कवर होंगे जब हम आपका पूरा एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल करेंगे कंसर्निंग डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो टोटल सेक्शंस आर देयर 298 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नाउ third, sorry, fourth term is the notification. What are notifications? What are notifications? Say for example, नहीं होना चाहिए ऐसा, बट अगर ऐसा हो जाता है, थर्ड वेव्स थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 अराइव्स। अभी कब आती है वेव्स? मार्च के टाइम आ जाती है, जून तक चलती है। ठीक है, तो मानो जो थर्ड वेव है वो आ जाती है हमारी अप्रैल के आसपास। आपके पेपर होंगे जून में, राइट? तो 2 महीने तो लेकर ही जाती है, मतलब आती है तो 2 महीने, 2.5 महीने। तो मानो आपके एग्जाम्स होने वाले थे, ठीक है, आपके एग्जाम्स है, मई में एग्जाम्स है। अब अगर कोरोना का थर्ड वेव चल रहा है तो एग्जाम्स होंगे क्या? मैम स्कूल्स ही नहीं खुल रहे, बेचारे आज तक ही नहीं खुले। ठीक है, तो अब एग्जाम्स तो क्या होंगे, बेचारे बच्चे क्यों ही घर में बैठे। तो हम आपको भी में बिठाएंगे, तो आईसीएसआई आप तक कैसे पहुंचाएगा कि यार आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, या योर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड एट अ लेटर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ और इन द नेक्स्ट मंथ? कैसे पता चलेगा? बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। ओके, चलो, सो नोटिफिकेशंस आर बेसिकली, जब भी कोई चेंज होता है तो नोटिफिकेशन लाया जाता है। सो बेसिकली नोटिफिकेशंस आर पास्ड। तो अब हम यहाँ पे नोटिफिकेशन बात कर रहे हैं फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट। तो जब भी कोई चेंज आता है या जब भी कोई चेंज कम्युनिकेट करना पड़ता है तो हम क्या पास करते हैं? नोटिफिकेशन पास करते हैं। आर पास्ड टू communicate any changes are passed to communicate any changes। नहीं, नोटिफिकेशन जो बेसिकली होता है ये बदलाव लाता है। अभी बदलाव आपका डिपेंड करता है कि कैसा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कोविड-19 का, तो दैट चेंज इज अ शॉर्ट टर्म चेंज बिकॉज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे सर्टेनली। अब इनकम टैक्स में नोटिफिकेशंस कब आते हैं? जैसे सपोज एक रेट थी, मान लो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे थे 10% की रेट से, है ना, और हमने इस चीज को बजट में कंसिडर नहीं किया, भूल गए,
या बजट का पार्ट नहीं बना और अब हमें उस चीज को चेंज करना है, मैंडेटरली वी वांट टू चेंज इट, रेट जो है 10% से 12% पे होनी है, तो हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है असेसी पे भी एप्लीकेबल होता है, एंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ से आपके लिए एक नया टर्म आ गया है, असेसी। डिपार्टमेंट तो मैंने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट इज व्हाट, आप लिख दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। assessee is a person who pays tax. Person who pays tax is called as assessee, and department is a person, department is the income tax department. So basically ये जो notifications आते हैं ये assessee के ऊपर भी applicable हैं, ये notifications आपके income tax department के ऊपर भी applicable हैं। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं मुझे तो नहीं माननी डिपार्टमेंट की बात, कैन एनीबडी से दैट? मैं बोल दूं उठ के कि नहीं मुझे टैक्स नहीं पे करना है, आई डोंट वांट टू फॉलो एनी ऑफ द रूल्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, आई डू नॉट बिलोंग इन इंडिया, इफ यू डू नॉट बिलोंग इन इंडिया देन गो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज दैट। सो सर्टेनली असेसी हो या डिपार्टमेंट हो, नोटिफिकेशन दोनों के ऊपर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। नाउ नोटिफिकेशन के बाद आते हैं हमारे पास सर्क्यूलर्स। Now what are circulars? What are circulars? What are circulars basically? सो देखो बेसिकली जब भी हम एक्ट की बात करते हैं, मुझे बताओ आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, लैटिन टर्म था उसका कि क्विड प्रो क्यो बोलते हैं। तो मुझे बताओ अब आज एक नॉर्मल पर्सन आपका कंपनी लॉ उठा के देखता है तो उसको एकदम से समझेगा क्या कंसिडरेशन को, क्विड प्रो क्यो बोलते हैं, समझ में आएगा क्या, या लॉ को समझना बहुत इजी है क्या? नहीं, इट इज सर्टेनली डिफिकल्ट। तो उस चीज के क्लैरिफिकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट है टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, सर्क्यूलर जारी करता रहता है। बिकॉज समझो ना, अगर लॉ एक जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है, इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स ही कलेक्ट करेंगे, उसकी सारी देखरेख कौन करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग करेंगे। तो अब उन लोगों को अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो वो जनता को कैसे समझाएंगे? सपोज एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेंबर है जो इनकम टैक्स में काम करता है, उसको पता ही नहीं है रीसेंट चेंजेस क्या आए हैं, तो अगर एक नॉर्मल पर्सन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रहा है अपनी कोई क्वेरी लेके, उस पर्सन को पता ही नहीं है इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करना है, तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। सो सर्क्यूलर आर बेसिकली क्लैरिफिकेशन। सर्क्यूलर्स क्या करते हैं, ये क्लैरिफिकेशंस देते हैं, offers clarification on the act and rules। तो ये जो सर्कुलर्स होते हैं ये चीजों को क्लैरिफाई करने का काम करते हैं कि एक्ट को पढ़ के अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सर्कुलर निकाल दिया, रूल्स को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सर्कुलर निकाल दिया, एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन डिपार्टमेंट, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? असेसी चाहे तो वो सर्कुलर्स को अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है, नहीं तो एप्लीकेबल उनके ऊपर नहीं होते हैं, दे आर जनरली फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर मतलब सर्क्यूलेट करना, तो ये इंटरनल सर्कुलेशंस के लिए होते हैं। यहां तक आप एक बार पांचों टर्म्स को एक बार रीड करो एंड टेल मी आपको इन टर्म्स में कोई डिफिकल्टी है क्या? ऊपर complete clear, any doubt to anybody? Hi Vijay, welcome to the session beta।
Any doubt in any of the thing that we have done? आज की लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बजट के बारे में. लास्ट 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 नहीं पढ़ना है यार, पहले ही दिन ये हाल है. पढ़ ले, नहीं पढ़े? शुड वी कंटिन्यू? पढ़ा लो मैम. बजट. ओके, सो देखो, जब भी हम बात करते हैं बजट की, सो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बजट इज पास्ड ऑन विच डेट बेटा? 1st ऑफ फेब्रुवरी. 1st ऑफ फेब्रुवरी को कौन पास करता है बजट? फाइनेंस मिनिस्टर. सो बेसिकली 1st फेब को आपका बजट आता है. एंड व्हेनेवर बजट इज अनाउंस्ड, so as we all discussed, budget is a kind of estimated statement सारे साल के खर्चों का, सारे साल के रेवेन्यू का. तो उसके अंदर फिस्कल लॉज में भी कुछ चेंजेस आते हैं. अब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बजट को रखते हैं किसके सामने? क्या बोला? हाँ, वेरी गुड. लोकसभा. 5 minutes. 2 minutes. ठीक है. सो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट लाते हैं और वो बजट रखते हैं किधर? लोकसभा में, राज्यसभा में. और जब बजट लोकसभा और राज्यसभा में आ जाता है और लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स उस बजट को अपनी मंजूरी दे देते हैं, तो ये जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रखते हैं तब होता है ये फाइनेंस बिल. और जब दोनों हाउसेस, बोथ दी हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल जाती है, तब ये बिल ट्रैवल होकर जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, इट गोज टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड जब प्रेसिडेंट अपना साइन करके अपनी मंजूरी, अपना एसेंट दे देते हैं उस बिल को, इट बिकम्स दी फाइनेंस एक्ट. इज इट क्लियर? देखो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बजट ड्राफ्ट कर. 2 minutes. हाँ हाँ, ओके. चलो तो वील कंटिन्यू दिस पोर्शन कल की क्लास में. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. कल कंटिन्यू करते हैं, डोंट वरी. ये बजट वाला पोर्शन हम कल कंटिन्यू कर लेंगे. ओके.